ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक परिचर्चा करने जा रहे हैं और वो है हिंदी की बंगीय भूमिका, यानी हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रचार के लिए, हिंदी के प्रसार के लिए, हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बंगाल के लोगों ने, बंगाल के साहित्यकारों ने, बंगाल के मनीषियों ने क्या योगदान दिया, आज का ये विषय है। और मौका है हिंदी दिवस 14 सितंबर, आप सभी जानते हैं 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। और उसके बाद से भारत सरकार ने यह तय किया कि जितने भी भारत सरकार के प्रतिष्ठान हैं, ऑटोनोमस कॉरपोरेशंस हैं, उन सब में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। चूँकि वो एक हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए 14 सितंबर को एक दिन नहीं होकर के पहले हिंदी सप्ताह हुआ, अब हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास भी शुरू हो गया। खैर जो भी हो, आज का हमारा विषय है, इसी अवसर का लाभ उठा करके हमने आज का विषय रखा कि हिंदी को आगे बढ़ाने में बंगाल के लोगों को, बंगालियों की भूमिका क्या रही है। आप सभी जानते हैं कि जब हिंदी को राजभाषा, जब आज़ादी के बाद तय करना था कि कौन सी भाषा राजभाषा बने, कौन सी भाषा सेतु भाषा बने, ऑफिशियल लैंग्वेज बने, तो अलग अलग तरह के लोग विचार आए। तो बैठक हुई, संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें हिंदी को राजभाषा चुना गया और बल्कि उसका एक चुनाव हुआ बाकायदा, हिंदी को राजभाषा। और उसी प्रकार हम लोग हर साल हिंदी को राजभाषा। लेकिन आज हम विषय हमारा ये है कि हिंदी को समृद्ध बनाने में, हिंदी को लोकप्रिय बनाने में, हिंदी को आगे बढ़ाने में हमारे बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। राजभाषा के रूप में भी जो आया, तो बंगाल के लोगों ने, कई बंगाल के लोगों ने, केशव सेन और बहुत से लोगों ने, सबका नाम लूँगा तो समय लग जाएगा, ने ये भी यही चाहा कि हिंदी को ही राजभाषा बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भाषा है, सब लोग समझते हैं और साधारण, और ये बहुत ही सरल भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है, वैज्ञानिक लिपि है। आइए हम इस पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियो में 4 बहुत ही विशिष्ट ऐसे व्यक्तियों को बुलाया है जो हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन हिंदी के लिए वो लगे हुए हैं, संलग्न है वो, और वो आपको बताएंगे कि हिंदी को बढ़ाने के लिए बंगाली समाज ने या बंगाल के लोगों ने कैसे मेहनत की थी। सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू करूं, उनको आपका परिचय कराऊं। एकदम दाएं ओर बैठी हैं डॉक्टर शोभा बंदोपाध्याय, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एजुकेशन विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर यानी कुलपति। उसके पास ही बैठे हैं प्रोफेसर अरुण होता, ये पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय बारासात में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उसके पास बैठे हैं प्रोफेसर सुब्रत लाहिड़ी, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे लगभग 25 वर्ष, और उसके पहले और 25 वर्ष में विभिन्न कॉलेजों में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, यानी 50 वर्षों से वो हिंदी टीचिंग में लगे हुए हैं। और उनके पास बैठे हैं जनाब शिराज खान बातिश, मूलतः उर्दू के हैं, साहित्यकार हैं, लेकिन वो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं और कथाकार हैं, हिंदी की कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। तो ये 4 बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति, बहुत ही हिंदी के काम करने वाले, हिंदी के सेवा में लगे हुए व्यक्ति हैं। आइए अपनी बातचीत की शुरुआत डॉक्टर शोभा बंदोपाध्याय से करते हैं। डॉक्टर शोभा बंदोपाध्याय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कहने को आप बंगाली हैं, लेकिन हिंदी के प्रोफेसर रही हैं, और बंगला से कई बड़े बड़े ग्रंथों की, बड़ी बड़ी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करके इन्होंने हिंदी को वास्तव में समृद्ध बनाया है। हिंदी की सबसे बड़ी खूबी है कि बंगला का हर, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे शोध ग्रंथ हो, उस सब का हिंदी अनुवाद हो चुका है। तो इस शोभा बंदोपाध्याय जैसे लोग हैं जिन्होंने बंगला से ट्रांसलेट करके हिंदी में रखा और हिंदी को समृद्ध किया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे शोभा जी, जैसे आपने कितना बड़ा काम किया और बंगाल के कई लोगों ने कौन सा काम किया जो हिंदी को समृद्ध। मैं सिर्फ आपको एक बता दूं कि बंगाल में हिंदी की तरफ से मैं आपको बताता हूँ, हालांकि यहाँ हिंदी का MA का क्लास यहाँ शुरू हुआ हिंदी कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और बंगला का भी पहले MA हिंदी भाषी हुआ, और हिंदी का पहले MA बंगला भाषी हुआ नलिनी सेनगुप्ता, और हिंदी के बंगला के पहले MA हुआ भगवान दास सरलाल का। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि हिंदी का पहले MA बंगाली हुआ और बंगला का पहले MA हिंदी भाषी हुआ। शोभा जी, सबसे पहले तो ताज़ा टीवी के सागर मंथन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए आदरणीय नेवर जी,
ये जो बांग्ला और हिंदी के बीच का जो एक पारस्परिक आदान प्रदान का जो एक सिलसिला है, ये इसकी परंपरा बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। ये ऐसा नहीं है कि केवल जिस समय जो है 1949 में जो राजभाषा बनाया गया हिंदी को, उसके बाद ही जो है बंग भाषियों ने उसे स्वीकार किया। तो ये स्वीकार या अस्वीकार की बात ही नहीं है, बहुत पहले आप जानते हैं ये इतिहास। यहाँ पर हमारे साथ जो विशिष्ट विद्वज्जन बैठे हुए हैं मेरे साथ इस मंच पर, वो आगे बताएंगे कि किस तरह से जो है 1826 में उदंत मार्तंड पहले जो पत्रिका है वो यहाँ से प्रकाशित हुई थी, इसी कलकत्ते से। और इसी कलकत्ते से कई कई ऐसे हिंदी के साहित्यकार हुए जो कि जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिया जाता है। सबसे पहला नाम ही तो याद आता है हमें, वो है हमारे निराला जी का। तो और उसके बाद अगर आप कहें कि ये संबंध, ये जो हिंदी की महत्ता को किन लोगों ने स्वीकारा था उस समय, तो सबसे पहला नाम जो मेरे मन में आता है वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ईश्वरचंद्र विद्यासागर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी से बांग्ला में अनुवाद किया था। अब जानते हैं कि बेताल 25 का उन्होंने बेताल पंचविंशति नाम से अनुवाद किया था। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो जो है स्वतंत्रता पूर्व जो इतने ऐसे कई नाम आते हैं जिन लोगों ने हिंदी की शक्ति को उसी समय पहचाना था, और उनका मानना था कि हिंदी ही वो भाषा है जो पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध सकती है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने हिंदी की शक्ति को पहचाना था। उन्होंने वेदांत का जो है हिंदी में एक बहुत ही उसका छोटा संस्करण निकाला था और उसका निःशुल्क वितरण करवाया था पूरे भारतवर्ष में। और उसके बाद और भी कई ऐसे नाम आते हैं। आपने खुद ही जो है 2 नाम आपने लिए, केशव चंद्र सेन का, आप सुभाष चंद्र जी को लीजिए, जो हिंदी को जिन्होंने बांग्ला से भी ज्यादा महत्व दिया, और उनका जो गीत था कदम कदम बढ़ाए जा, वो हिंदी में ही जो है था। उसके बाद हम देते हैं शारदा चरण मित्र का। शारदा चरण मित्र जी ने उसी समय हिंदी की शक्ति को पहचान कर, और केवल हिंदी नहीं बल्कि देवनागरी लिपि की शक्ति को भी उन्होंने पहचाना था। और वो बार बार कहते थे कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि एक भाषा के साथ साथ एक लिपि पर भी हम जोर दें, और वो लिपि देवनागरी लिपि हो सकती है, क्योंकि देवनागरी लिपि में ही जो है पूरे भारतवर्ष के जो तमाम साहित्य है, जो भी कुछ लिखा जा रहा है, वो सब कुछ जो है देवनागरी लिपि में प्रकाशित होनी चाहिए, चाहे उसकी भाषा कुछ अलग हो क्यों। तो उन्होंने देवनागर नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी, जबकि वो स्वयं एक बैरिस्टर थे और अंग्रेजी के स्नातक थे। सिर्फ यही नहीं, आपने स्वयं कहा कि 1918 में जो है सबसे पहला हिंदी का विभाग इसी कलकत्ते में कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला गया था। सर आशुतोष जो उस समय के कुलपति थे, उनके ही तत्वावधान में। और बाकी तो आगे आप जानते हैं कि नवीन चंद्र सेन और कई कई ऐसे नाम अभी ले सकती हूँ जो लोग पत्र पत्रिकाओं के साथ, हिंदी के पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहे हैं। और आगे चलकर जो है ये परंपरा हम वहां तक ले जा सकते हैं कि महाश्वेता देवी और उनके जो सुपुत्र थे नवारुण भट्टाचार्य, जो कि भाषा बंधन नाम की एक पत्रिका निकालते थे, और कई कई ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। वो एक पूरा का पूरा इतिहास, और मुझे लगता है कि इतने संक्षिप्त समय में मैं उसका पूरा जो है ब्यौरा नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे साथ और भी यहाँ कई सज्जन बैठे हुए हैं जिनका भी मैं समझती हूँ कि हिंदी और बांग्ला के इस परंपरा को आगे ले जाने में काफी बड़ा योगदान रहा है। और दूसरी बात है, जहाँ तक मेरी बात आपने कही, धन्यवाद आपको कि आपने हमारे जो दर्शक हैं उनसे मेरा परिचय कराया इस रूप में कि मैंने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद कराया। लेकिन बांग्ला से हिंदी में ही नहीं, हिंदी से बांग्ला में मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा अनुवाद किए हैं, जिसमें साहित्य अकादमी, बांग्ला अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, ज्ञानपीठ और भी कई तमाम हिंदी के राजकमल से शुरू करके हमारे बांग्ला की जो है मित्रो घोष, ऐसे कई जो है आनंद प्रकाशन, ऐसे कई जो है प्रकाशन संस्थाएं हैं जिन्होंने मेरे इस काम में मदद की। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ। डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय ने बहुत कम समय में काफ़ी बातें कही, व्यक्तियों के नाम भी उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषियों की जो बंगला के जो लोगों ने हिंदी की शक्ति को पहचाना या हिंदी के लिए काम किया, ये बहुत पुरानी परंपरा है। 1949 में तो एक सहयोग है कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन उसके बहुत पहले
उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। उन्होंने बताया 1826 में हिंदी का पहला अखबार इसी कलकत्ता शहर से उदंत मातन निकला था, हिंदी का पहला समाचार पत्र निकला था। उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से लेकर के आज के टाइम में महाश्वेता देवी उनके पुत्र तक का नाम लिया। किस प्रकार हर व्यक्ति ने कैसे हिंदी के लिए काम किया, क्या क्या काम किया, उनका बड़ा अच्छे ढंग से उन्होंने ब्यौरा दिया। इन्होंने काफ़ी एक विहंगम दृष्टि डाली। और शोभा जी ने खुद अपने बारे में कहा कि मैंने उनको परिचय कहा था कि उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए बंगला से हिंदी में, लेकिन उनका मैं हिंदी से बंगला में भी अनुवाद किया, यानी आपने बंगला भाषा को भी समृद्ध किया है। हिंदी को तो किया ही है, बंगला भाषा को समृद्ध किया है। इसलिए काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को बताया कैसे बंगाल के लोगों ने, मनीषियों ने, बंगाल के साहित्यकारों ने हिंदी के लिए काम किया। आइए हम इसके पश्चात बात करते हैं प्रोफेसर अरुण होता जी से। होता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बिना भूमिका से सीधा आपसे ये जानना चाहूँगा कि शोभा जी ने काफ़ी चीज़ बताई, हम चाहते हैं कि उसमें आप और भी कुछ जोड़ें और बताएं कि कैसे बंगाल के मनीषियों ने, बंगाल के साहित्यकारों ने, बंगाल के रचनाकारों ने हिंदी को आगे बढ़ाया, हिंदी के लिए क्या क्या काम किया। अगर उसमें कोई बाधा आई है, विघ्न आया, दिक्कत हुई या कोई चुनौती आई तो उनको भी जिक्र हम आपके साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद ताजा टीवी के इस सागर मंथन कार्यक्रम में हमें यहाँ बुलाने के लिए, और भूमिका प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी ने रख दी है हमारे सामने। जब हम विषय पर आते हैं तो सबसे पहले मुझे आज से 225 वर्ष पहले की बात याद आती है। इसी कलकत्ता महानगरी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ से कि नासिक तोपाख्यान हुआ या फिर सुखसागर हुआ, सदल मिश्र हुए या फिर तमाम जो मुंशी सदासुखलाल नियाज हुए, तमाम लोग आए और खड़ी बोली को, हिंदी को एक स्वरूप देने के लिए कि कैसी हिंदी हमारे सामने होनी चाहिए, इस पर बातें रखी गई और बहुत प्रयास हुआ। यह अलग बात है कि हुआ ये कि यह जो प्रयास था यह तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन्हें तालीम देने के लिए किया गया था, लेकिन अनजाने में ही सही एक बड़ा काम हो गया था। और बिल्कुल सही बात है कि जो हिंदी पत्रकारिता की बात आती है 1826, जिसकी तरफ की सोमा बंदोपाध्याय जी ने हमारा इस ध्यान आकर्षित किया, उदंत मार्तन जी नहीं, हिंदी का ऐसा कोई बड़ा संपादक नहीं था, चाहे वो बालमुकुंद गुप्त हो या फिर तमाम बड़े रचनाकार, साहित्यकार उसी समय हमारे सामने आते हैं और बेझिझक उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी का विकास किया है, इसी बंगाल में रहकर। जब हम हिंदी की बंगीय भूमिका पर बात कर रहे होते हैं, ध्यान देना चाहिए कि केवल पत्रकारिता के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और लिपि के क्षेत्र में, यहाँ तक कि राजकाज की भाषा के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी का एक सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया था गांधी जी के राजनीति में आने के पहले। जब स्वतंत्रता आंदोलन आता है उस दौर में हम देखते हैं कि गांधी जी ने दो अस्त्रों के साथ पूरा स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने किया था, एक खादी और दूसरा हिंदी। और इसी बंगाल ने ही तमाम लोगों को सिखाया कि आप संस्कृत में बोल रही हैं, ठीक है, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, लेकिन अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत जनगण तक पहुंचेंगे। और गुजरात से आए हुए जो महानुभाव थे उनको यहीं से शिक्षा मिली कि हिंदी में ही आप भाषण दें। ऐसा कोई बड़ा रचनाकार नहीं था बांग्ला का जिन्होंने हिंदी की उन्नति के लिए, हिंदी के विकास के लिए और हिंदी को जनगण की, जनमन की भाषा बनाने के लिए जिन्होंने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, चाहे वो रविंद्रनाथ ठाकुर हों या जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम बांग्ला के जो रचनाकार थे, यहाँ के रचनाकार थे, जो हिंदी प्रदेश के रचनाकार हैं, उन रचनाकारों से इनका प्रत्यक्ष संबंध था और वो उनका यहाँ आना, इनका वहाँ जाना, एक जो पारस्परिक संबंध था वह भी बना हुआ था। और हिंदी की
मतलब बंगाल की इतनी बड़ी भूमिका है। जैसे हिंदी का जो विकास हम कहते हैं, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, उस भारतेंदु युग की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि जो उपन्यास की विधा नहीं थी, कहानी की विधा नहीं थी, आत्मकथा की नहीं थी, तमाम जो अन्य विधाएं हैं, लिटरेरी जीनियर जिसे हम कहते हैं, इसी बंगाल की देन है। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस बंगाल, एक मुझे एक किताब की याद आ रही है, यद्यपि उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की बंगीय भूमिका, लेकिन उसमें भाषा पर भी विचार है और उसमें एक लेख बाबू सुनीति कुमार चटर्जी का भी है, जो ओडीएल के यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज के प्रणेता हैं। तो बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक कहिए या फिर बड़े साहित्यकार कहिए, ऐसा कोई नहीं है जो कि उस समय के रचनाकारों ने हिंदी के विकास के लिए काम नहीं किया होगा। और ये पूरा का पूरा जो है बंगाल की देन है। चाहे अज्ञ आए, चाहे माधवी वर्मा आए, सबसे ये जो बातचीत हुई, एक तरह का जो विचार विनिमय हो रहा था। बांग्ला भाषा की उन्नत, बांग्ला भाषा में रचना किस तरह की हो रही है, और वे बड़े रचनाकार, या भगवती चरण वर्मा की बात कर लें, तमाम बड़े रचनाकार जो हैं बार बार उन्हें कल बंगाल ने आकृष्ट किया। जैसे कि बताया सोमा जी ने कि निराला तो हमारे यहीं के थे, महिषा दल के ही थे, तो और रविंद्रनाथ के समय के थे, और अपने को जाहिर सी बात है कि वो रविंद्रनाथ से कमतर नहीं आंकते थे। और अलग मुद्दा है कि वो बड़े थे या नहीं थे, उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि उस लेगेसी को, ये जो बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है भाषा, साहित्य और लिपि के संदर्भ में भी, एक लिपि विकास की जो संकल्पना हमारे जस्टिस शारदा चरण मित्र ने दी, तो पूरे विकास में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उस लिगासी को आज भी हमारे जो बड़े साहित्यकार हैं कलकत्ता से, जब भी हम कलकत्ते से नाम लेते हैं, बड़े कथाकार हैं, बड़े कवि हैं, मैं एक एक करके नाम लूंगा तो उनकी रचनाओं पर बात करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार यहीं से उभर रहे हैं। हाँ, उस समय जैसा माहौल था, वो जो सृजनात्मकता, वो जो यह थी बातें, अभी कहीं ना कहीं प्रशासनिक कारणों से हों या कुछ अन्य कारणों से हों, हिंदी का उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है जैसा कि 20वीं शताब्दी में हो रहा था इसी बंगाल के माध्यम से। हाँ, जैसे मैंने कहा, बहुत वैयक्तिक तौर पर हम देखेंगे तो बड़े नाम उभरे हैं कलकत्ते से, कथाकार के तौर पर, कवि के तौर पर, आलोचक के तौर पर बहुत बड़े नाम हैं। तो यह है मेरा निवेदन, और कम समय में बोलना बहुत मुश्किल होता है हम टीचरों के लिए, क्योंकि एक बार घुसते हैं तो सर भी जानते हैं 2 घंटे चलते हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप लोगों का। डॉक्टर अरुण होता ने, सोमा जी ने जो बात बताई उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया उन्होंने। उनका 225 वर्ष पूर्व उन्होंने याद दिलाया, फोर्ट विलियम में कॉलेज की स्थापना हुई थी। उन्होंने ये बताया कि सिर्फ हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी पत्रकारिता, ज्ञान विज्ञान, लिपि, इन सब पर में मामले में बंगाल के लोगों ने हिंदी को आगे बढ़ाने का, हिंदी आग्रह का काम किया उन्होंने। उनका गांधी जी के 2 बड़े अस्त्र थे, 2 बड़े विपन थे गांधी जी के, एक था खादी और दूसरा था हिंदी, और इसके लिए उन्होंने काम किया उन्होंने। उनका बंगाल के अंदर में साहित्य में ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है बंगला का जिसने हिंदी के लिए काम नहीं किया। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के, उन्होंने कहा, बहुत लोगों के नाम बताए उन्होंने, सब ने हिंदी के लिए कुछ न कुछ व्यापक किया और हिंदी की शक्ति को पहचाना और हिंदी की शक्ति को आगे बढ़ाया उन्होंने। निराला तो खैर यहीं पैदा हुए महिषादल में, और जितने हिंदी के साहित्यकार हैं उन सब का किसी न किसी रूप में बंगाल से संबंध रहा है, वो आए रहे हैं, उन्हें समय बिताया उन्होंने। तो बंगाल की भूमिका आज भी है, आज भी है। उन्होंने कहा, अंत में उन्होंने एक जो बात कही, वो शायद हो सकता है अगली बार दौर में हम उनसे और सुनेंगे। उन्होंने कहा, अब जो माहौल है वो वैसा नहीं है जैसा 20वीं शताब्दी में था, जहाँ हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया। अगले दौर में शायद हम इनसे उस बारे में भी 1-2 बात करेंगे। इस प्रकार हमने सोमा जी से बात की, सोमा जी की बात को फिर अरुण होता ने बढ़ाया, हमारे 2 अन्य प्रतिभागियों से भी हम बात करेंगे। अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन।
ताज़ा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी की बंगी भूमिका, और ब्रेक में जाने के पहले प्रोफेसर अरुण होता जी और डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय ने हिंदी के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल के लोगों ने क्या क्या काम किया, क्या उनका अवदान था, उसके बारे में एक संक्षिप्त किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा की उन्होंने। अब आइए बात करते हैं प्रोफेसर सुब्रत लाहिड़ी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले 50 वर्षों से वो टीचिंग प्रोफेशन में है। 25 साल उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाया, प्रोफेसर है। उसके पहले अन्य कॉलेजों में रहे। 50 साल का एक पुराना दीर्घ उनका अनुभव है टीचिंग प्रोफेशन का। हिंदी की सेवा, बंगाली होते हुए भी हिंदी के लिए इतना बड़ा अवदान उन्होंने किया है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हम डॉक्टर लाहिड़ी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर लाहिड़ी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जो विषय में कि बंगाल के लोगों ने, खासकर जो शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, एडुकेशनिस्ट रहे हैं, चूँकि आप एडुकेशन लाइन में हैं, तो हम चाहेंगे कुछ उसके बारे में भी आप उसकी उल्लेख करें, उन्होंने हिंदी के लिए क्या किया। धन्यवाद। शिक्षा पर बात करने के पहले मैं थोड़ी दूसरी बात करूंगा। देखिए, बांग्ला और हिंदी दोनों के अंतर संबंध की विरासत बहुत पुरानी है। आज से करीबन 300 साल पहले यहाँ तो बात हुई कि अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ। मैं कहूँ कि चट्टग्राम के आराकान साम्राज्य में दौलत काजी ने लोर और चंदा की कहानी का हिंदी से बांग्ला में अनुवाद किया। यानी जो बात पहले सोमा जी कह रही थी, आदान प्रदान, इसके बाद आप आश्चर्य होंगे पद्मावत का अनुवाद हुआ, ये अलावल ने किया। अभी हमारे होता जी ने कहा कि गांधी जी 2 शब्दों की बात कि हिंदी खादी। ये प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिली? देखिए, कांग्रेस की स्थापना होती है शायद 1885 में। मैं आपको बताऊं, केशव चंद्र सेन ने 1875 में कहा था। उन्होंने सुलभ समाचार में उन्होंने कहा था कि केवल हिंदी के सहारे ही राष्ट्रीय आंदोलन समग्र भारत में फैल सकता है। इसके बाद बंग दर्शन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हिंदी का पक्ष लेकर के एक अलग आलेख प्रकाशित किया था, और उनका ये कहना था, ये बांग्ला में मैं बताऊं आपको, कि हिंदी भाषार साहाज्ये भारतवर्षेर विभिन्न प्रदेशेर मध्य যাহারা ঐক্যবন্ধন সংস্থাপন করতে পারবেন তাহারাই প্রকৃত भारत बंधु হবেন। यानी गांधी जी के पहले, देखिए, बंगाल में सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शिक्षा जगत तमाम आदान प्रदान हुए, और पृष्ठभूमि को अगर जान लेंगे तो शिक्षा के विकास को उसमें हम जोड़ पाएंगे। पृष्ठभूमि ये है कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ उद्योग बनने लगे। गंगा के दोनों किनारे जो जूट मिल बन रहे थे, पूरे भारतवर्ष से रोजी रोटी के लिए लोग यहाँ आने लगे। वे अपने साथ अपनी भाषा लाए, चाहे वो दक्षिण भारत से हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो। वो अपने साथ भाषा लाए, अपनी संस्कृति लाए, और गंगा के दोनों किनारे बस गए, और आपस में बातचीत के लिए एक हिंदी का एक नया रूप विकसित हुआ, जिसमें बांग्ला भाषा का माधुर्य भी मिला हुआ है। यह जो नई समाज व्यवस्था बन रही थी। दूसरी बात, सांस्कृतिक क्षेत्र में आप देखेंगे, नाटक के क्षेत्र में ये जो आप ये वो है ना, क्या भारतेंदु के पहले भी पारसी थिएटर, इसका यहाँ मूनलाइट में, तो ये तमाम जो है हम देखेंगे। पत्र पत्रिका पर बातचीत हुई। अब शिक्षा को यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले
आपने खुद कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खोला गया, सही बात है। यहाँ से काफ़ी लोग हिंदी से पास किए, लेकिन विद्यालय और कॉलेजेस में हिंदी विभाग बहुत कम थे। एक तो आज़ादी के पहले राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की अभिव्यक्ति भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। एक सांस्कृतिक एकता की भाषा के रूप में बंगाल ने हिंदी का विकास किया, जिसमें अमृतलाल चक्रवर्ती कहिए, रामानंद चट्टोपाध्याय कहिए, केशव चंद्र सेन ने दयानंद सरस्वती से कहा था कि तुम हिंदी में प्रचार करो धर्म का। वो गुजराती थे। ये जो आदान प्रदान, विद्यासागर हिंदी के सबसे पहले परीक्षक थे। पहले परीक्षक विद्यासागर थे ईश्वर चंद्र। जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो कोई परीक्षक नहीं था। विद्यासागर हिंदी जानते थे और स्वयं भारतेंदु के अच्छे मित्र थे विद्यासागर। तो हिंदी की पढ़ाई पहले तो वर्नाकुलर सब्जेक्ट के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब मान लीजिए आज़ादी के बाद हिंदी का शिक्षा के क्षेत्र में पठन पाठन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यह आज़ादी के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में था, 2-1 कॉलेजेस में थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में हिंदी केवल एक वर्नाकुलर विषय के रूप में था। सबसे बड़ा काम जो किया है वो वाम मोर्चा के आने के बाद, हमें याद है कि वाम मोर्चा के आने के बाद तमाम कॉलेजेस में हिंदी खोलने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन छात्र और शिक्षक के जो जिम्मेदार जिनको दिया गया था, विमान बोसु ने मीटिंग बुलाई थी हिंदी भाषियों की, और उनमें तय किया गया केवल जयपुरिया नहीं, ये जालान कॉलेज में हिंदी थी, जयपुरिया में थी, प्रेसिडेंसी में थी, बाकी बहुत सारे कॉलेजेस में आपका हिंदी विभाग जो है वाम मोर्चा ने खोला। यहाँ सोमा जी बैठी हैं, होता जी हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाद, विश्व भारती के बाद वाम मोर्चा के टाइम में खोला गया और धीरे धीरे इसका विकास होता गया। प्रोफेसर सुब्रत लाहिड़ी ने शिक्षा क्षेत्र में कैसे हिंदी का विकास हुआ, कैसे बंगाली मनीषियों ने काम किया, उस पर अच्छा बताया, उसको जोड़ा उन्होंने। उनका कहना था कि बंगला हिंदी का अंतर संबंध जो है ये एक बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। और गांधी जी को भी जो उन्होंने, हमने जिक्र किया था खादी और हिंदी, उसकी प्रेरणा भी केशव चंद्र सेन से मिली थी 1875 में, इन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्र के आंदोलन को हम फैला सकते हैं। तो उस वक्त उनको प्रेरणा मिली थी। उसके अलावा उन्होंने बताया, नाटक का जिक्र किया, फारसी नाटक आए। शिक्षा में पहला, जब मैंने बताया था कि पहले एमए हुआ, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी पूरा का पूरा जो है हिंदी का विकास पर हुआ। इनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले हिंदी के पहले परीक्षक थे हिंदी पर। और अभी लेटेस्ट उन्होंने जो बात जोड़ा, जो हम लोग भी शायद उतनी जानकारी नहीं थी, कि वाम मोर्चा की सरकार जब बनी, उन्होंने पहली बार हिंदी के जितने भी कॉलेजेस थे विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागों का स्थापना उन्होंने करवाया। उनको हिंदी को आगे बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया। इस प्रकार सुब्रत लाहिड़ी ने भी बहुत अच्छे ढंग से कई चीज़ें जोड़ी जो हमारी जानकारी में नहीं थी या कम थी हमारी जानकारी। अब आइए हम बात करते हैं जनाब शेराज खान बातिश से। वो उर्दू के हैं, बंगाल में ही उनका हिंदी कार्य क्षेत्र रहा है, हिंदी के कथाकार भी हैं। तो हम जनाब शेराज खान बातिश से जाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मुसलमान हमारे प्रोफेसर थे, साहित्यकार थे, उन लोगों ने भी, जो कलकत्ते के बंगाल के लोग जो थे, उन्होंने कैसे हिंदी के लिए काम किया, कैसे हिंदी के सहयोग दिया, या वैसी वर्षा, या फिर हमने हिंदी उर्दू के लिए क्या किया, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप इसको जोड़ें। ऐसा है नेवर जी कि पश्चिम बंगाल की जो भूमि है बड़ी उर्वर भूमि रही है, और एक किस्म से पनाहगाह भी रहा है लेखकों, राइटरों का, मजदूरों का। बिहार से, यूपी से लोग जब निकलते थे तो कलकत्ता ही आते थे, और उनके आने से लाभ ये हुआ कि जो विकास हुआ भाषा का, संस्कृति का, उससे बंगाल बड़ा उर्जित हुआ।
बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में आशुतोष बाबू ने हिंदी स्थापित किया। सबसे बड़ी बात तो यही है। एक बंगाली ने हिंदी की स्थापना की यूनिवर्सिटी में। मुझे याद आता है कि हिंदी के जो भी साहित्यकार रहे हैं उनका ये कर्म क्षेत्र रहा है और संघर्ष भूमि भी रही है। नामवर सिंह जब संघर्ष कर रहे थे तो चंद्रभाल ओझा एक लेखक हुआ करते थे हावड़ा में। उनकी किताब है हमारा एशिया। हमारा एशिया की भूमिका निराला जी ने विशिष्टता की अवस्था में शायद अंग्रेजी में लिखी थी, उसका अनुवाद नामर जी ने हिंदी में किया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, जैसे रविंद्रनाथ हैं और शरद चटर्जी को तो हम लोग सोचते कि ये हिंदी के ही आदमी हैं। इतने करीब के लेखक थे हमारे और इतना अनुदित होकर हमारे सामने आए थे कि हम इनको बंगला के लेखक समझते ही नहीं थे। उसके बाद में जैसे अभी एक अच्छी लेखिका हैं लिपिका साहा। लिपिका साहा ने इतना अनुवाद किया है, इस अनुवाद से ये जो भाषा का जो अंतर है, एक भाषा के दूसरी भाषा में हम जा रहे हैं। और मुझे तो अगर विगत को छोड़ दें जो काम हुआ है बंगाली भाषाओं ने किया हिंदी के लिए, मुझे तो अभी वर्तमान में ये तीन विभूति जो बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये तीनों की पृष्ठभूमि बंगला से है। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये इन तीनों पर ही बात क्यों ना हो। सोमा जी ने जो काम किया है एक बांग्ला भाषी होते हुए, इन्होंने हिंदी पे जो काम किया है, कहानियाँ लिखी, अनुवाद किया है, कितना अनुवाद किया है। और ये अरुण होता जी हैं, इनकी पृष्ठभूमि भी हिंदी नहीं है। ये ऐसे लोग हैं। अब ये लहरी जी हैं, सुभाष लहरी जी ने 50 साल हिंदी की सेवा की है। अब इन लोगों को छोड़कर अगर हम बात करना चाहें जो विगत में हुआ है, जो भूत में हुआ है, उसकी बात अगर छोड़ भी दें तो महाश्वेता देवी हैं। महाश्वेता देवी हिंदी भी जानती थी और रावण भट्टाचार्य का तो जो उपन्यास है वो हिंदी में छपा स्तंभ में, उस वक्त में सत्ता में था। इस तरह से अरुण होता जी ने जो बात एक मूल मंत्र दिया गांधी के बारे में कि खादी और हिंदी, ये दो जो शब्द हैं आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के, इन दो बातों को लेकर अगर हम बात करें तो ये दो बातों पे ही देश का पूरा विचार फैल जाता है। जो देश में इस तरह से आज जो स्थिति है दूसरी स्थिति है। जैसे अरुण होता जी ने कहा कि आज जो स्थिति नहीं है, बहुत सारे आंदोलनों में एक आंदोलन नहीं भी निकला हिंदी भाषियों को लेकर, ये आमरा बंगाली को लेकर। आमरा बंगाली भी एक संस्था हुई यहाँ पे जो कि विरोध कर रही थी हिंदी भाषियों की, लेकिन वो आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चला। लेकिन ऐसे आंदोलन भी उठते रहे हैं। अभी जो स्थिति है वो हिंदी को लेकर जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है जैसा मैं समझता हूँ। हिंदी एकेडमी तो हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी एकेडमी के मार्फत से जो बातें हो रही हैं, जो काम हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा है जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ। अब ये व्यक्तिगत मामला मेरा हो सकता है, लेकिन हिंदी का जो काम जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से हिंदी एकेडमी के काम से बंगला का अनुवाद भी होना चाहिए था, बंगला के हिंदी कहानियों का भी और कथाओं का भी, कविताओं का अनुवाद होना चाहिए था, ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के पहले जो यूनिवर्सिटी में ये हिंदी किया उन्होंने, नलिनी मोहन सेन ने किया, ये एक किस्म का असिस्ट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये भी माने कि कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में पहली बार हिंदी का भी अखबार निकला और उर्दू का भी अखबार निकला। ये कलकत्ता की भूमि है, पश्चिम बंगाल की भूमि है। उर्दू का पहले निकला, पहला भी जाने जहां हिंदी से भी पहला उर्दू का, हाँ, जाने जहानुमा यहाँ से निकाला और राजा राम ने निकाला। इस तरह से हिंदी के विकास के लिए भी या हिंदी के विकास के लिए जो बंगाल भाषी लोगों का योगदान है उसको हम कम नहीं आंक सकते हैं। अब जो स्थिति देश की है, उस देश की स्थिति में ये चीज़ें अब नहीं हैं। भाषाओं को लेकर बड़ा द्वंद्व है, भाषाओं को लेकर बड़ा मार काट है, लिपि को लेकर बड़ा मार काट है। इस लिपि को लेकर बहुत सारी जो खासतौर उर्दू की जो लिपि है उसको लेकर भी विवाद रहा है और उस लिपि में उर्दू जो है अब हिंदी लिपि में ही लिखी जा रही है। अब हमको अनुवाद के माध्यम से चीज़ों को समझने में बहुत सहूलत आसानी हो गई है। हमको ज़रूरत नहीं है कि हम फारसी लिपि में ही गज़लों को पढ़ें या फिराक को पढ़ें या गालिब को पढ़ें। कलकत्ता वो भूमि रही है जहाँ गालिब भी रहे। गालिब आए और गालिब ने आकर कलकत्ते में देखा कि कलकत्ता का जो विकास है हमारे साथ, गालिब की बायोग्राफी बंगाली ने लिखा है।
बंगाली नहीं पहले बंगाली में लिखा, तो गालिब रहे यहाँ पे, और गालिब ने वो शेर कहा कि कलकत्ता का तूने जिक्र किया मेरे हम नसी, एक तीर दिल में मारा कि हाय हाय। ये जो कलकत्ता की भूमि है या कलकत्ता का जो विकास रहा है, ये बंगाली और अब बंगाली को लेकर, और मैं थोड़ा सा इसको और विस्तृत करूं तो जो मजदूर आए और मजदूर अपनी संस्कृति को लेकर आए, जैसे लहरी बाबू ने कहा, वो मजदूर भी हिंदी के विकास के लिए, बांग्ला के विकास के लिए उन्होंने काम किया। चटकल में जितने मजदूर थे वो सारे यूपी बिहार के लोग थे। कलकत्ता पोर्ट में जो लोग थे वो 80% बिहार यूपी के लोग थे, और वो पूरी संस्कृति लेकर यहाँ पर रहे। और कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि आए यहाँ पे, फिर लौट कर वो देश नहीं गए, अपने बिहार नहीं गए। बादी साहब, आपने कहा थोड़ी समय की सीमा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने हस्तक्षेप किया। बादी साहब ने और कुछ और चीज़ जोड़ी उसमें। उन्होंने कहा कि ये मजदूरों का पनाहगाह रहा है बंगाल। जब अंग्रेज़ लोग आए, जैसे लाहिड़ी साहब ने बताया था, उसका जब यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई तो बंगाल से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से लोग यहाँ पर आने लगे, और सब लोग अपनी संस्कृति लेकर के आए, और बंगला संस्कृति के साथ एक उनका मेलजोल बढ़ा वहाँ पर। उन्होंने कहा कि आशुतोष ने हिंदी का पहला काम किया। उन्होंने हिंदी को MA शुरू किया कलकत्ता विश्वविद्यालय में। उन्होंने हमारा एशिया चंद्रभाला उजान निकाला, उसका कैसे कई चीज़ें उन्होंने बताई। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को तो हम बंगला का मानते ही नहीं, हम हिंदी का ही लेखक मानते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ विद्यापति हुए, उनको हम लोग मैथिल कभी मानते हैं और हिंदी बंगला भाषी मानते हैं। तो ये बड़ा सामंजस्य रहा कई में, और हिंदी एकेडमी की स्थापना हुई। हालांकि हिंदी एकेडमी में जो काम होना चाहिए उतना हो नहीं पाया। उन्होंने हिंदी उर्दू का भी जिक्र किया उन्होंने। और गालिब का कहा, गालिब जो कलकत्ते में आए थे, गालिब का जो बायोग्राफी लिखी थी वो किसी बंगाली सज्जन ने लिखी थी। और चटकल, पोर्ट, इन सब में जो मजदूर आए बिहार से, वो सब अपनी भाषा संस्कृति के लिए एक खूब मने अच्छा एक मंथन यहाँ पर हुआ बंगला में। बंगाली यहाँ पर और हिंदी भाषी, और हिंदी में बल्कि दूसरी जो भाषाएं थी, भोजपुरी आदि, ये भी जो आपका इशारा उसकी तरफ था, वो सभी भाषाएं यहाँ पर आएगी और पनपी यहाँ पर। इस प्रकार हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बात की, कई बातें। अब हम कुछ उसके और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे दूसरे दौर में। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। आपका फिर स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। अभी हम हिंदी की बंगी भूमिका पर अपने चारों प्रतिभागियों से बातचीत की। हम एक दो बिंदुओं पर और बातचीत करेंगे हम लोग। सोमा जी शुरू करते हैं। सोमा जी, हम लोग सबका जिक्र किया, लेकिन आज फिल्म का बहुत बड़ा उद्योग है, नाटक बहुत बड़े, एक सांस्कृतिक मामले में जो अवदान बंगाली, जैसे आज बम्बई जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ी एक फौज है बंगाली लोगों की, गाने में, संगीत में। वैसे यहाँ भी बहुत बड़े है, उसके बारे में हम चाहते हैं एक दो बात नहीं हुई, उसके कोई भूमिका आपको मालूम हो तो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने रखा नेवर जी, धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया एक प्रश्न रखा। तो मैं यहाँ इस पर कुछ बात कहने से पहले मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगी जहाँ लाहिड़ी जी ने जिक्र किया था कि विद्यासागर और भारतेंदु जी के बीच में एक जो है संबंध बना था। काफ़ी दिनों तक उनके बीच में जो है पत्राचार हुआ करता था। इसके बारे में जो है कई लोगों को पता नहीं है। ये मेरा समझ लीजिए कि ये एक मेरा सौभाग्य था कि मुझे 2-2.5 वर्षों के लिए जो कलकत्ते में जो संस्कृत कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कुलपति का दायित्व मिला था। तो वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है व्यवहार में लाए गए एक बहुत पुराना आयरन चेस्ट यानी कि संदूक वहाँ पर मुझे मिला। और उसको जब खोला गया तो बहुत अजीब सी बात थी कि कई लोग आए वहाँ पर, पहले प्राचार्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जब वो कॉलेज था, उसके बाद जब विश्वविद्यालय बना तो कुलपति के रूप में भी 2-3 जन आए थे, लेकिन किसी की नज़र उस पर पड़ी नहीं थी। जब उसको खोला गया तो उसके भीतर से कुछ अमूल्य जो है मैं कहूँगी दलीलें ही कहूँगी, इतिहास के दस्तावेज मुझे मिले, जिसमें आप हैरान हो जाएंगे कि 2 पत्र मुझे मिले जो कि हमारे जो भारतेंदु जी द्वारा लिखे गए थे। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि उस पर कोई काम क्यों नहीं होता, शोध क्यों नहीं होता। मुझे वहां पर पुराने 30,000 पोथियों में, तार के पत्ते के पोथियों में जो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, वो मैंने जाकर वहां डिजिटाइज करवाया था। और उसमें मुझे चर्यापद की कॉपी मिली जो हरप्रसाद शास्त्री जी नेपाल से ले आए थे।
तो मुझे लगता है इन चीज़ों पर भी काम होना चाहिए। अच्छा, वहीं पर मैं एक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात जो है करना चाहूँगी कि ये कई लोगों को मालूम है, शायद यहाँ पर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो भी बता पाएंगे कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को एक बार प्रेमचंद जी ने एक पत्र लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो हिंदी की एक कथा संग्रह जो है वो प्रकाशित करने जा रहे थे, उसकी भूमिका लिखिए। तब उन्होंने कहा था कि आप जैसे महान लेखक की कथा संग्रह की कोई भूमिका अगर कोई लिख सकता है तो वो रविंद्रनाथ ठाकुर है, मैं नहीं। तो ये एक संबंध उस समय था लेखकों के बीच में। और ये सही है कि बीच में जो आपने कहा आदरणीय अरुण होता जी ने कि ये संबंध अब नहीं है। मैं और थोड़ा सा 2 मिनट लूंगी ये, लेकिन ये शायद पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बीच में मैं खुद जो है गवाह थी। डॉक्टर केदारनाथ सिंह और सुनील गंगोपाध्याय के बीच में इस तरह के जो है पत्राचार हुआ करते थे, फोन पर बात किया करते थे। जब भी वो यहाँ आते केदारनाथ जी सुनील जी से मिलते थे। और अगर आप कहेंगे कि ये जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, किस तरह से हिंदी के लेखकों को बांग्ला भाषियों ने लिया, तो वहाँ पर नाटक और सिनेमा की बात बिल्कुल आती है, करनी चाहिए। क्योंकि नाटकों में हम देखते हैं कि प्रेमचंद के लगभग 12 नाटकों का जो है उसका नाटक बोल रही हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ, कहानियों का नाट्य रूपांतरण हुआ और उसका मंचन किया। और मंचन करने वाले बहुत बड़े नाट्यकार बंगाल के थे, मोहित चट्टोपाध्याय और भी देवाशीष सेन वगैरह। और मोहित चट्टोपाध्याय जी ने तो कफन का जो है दान सागर नाम से उसका चित्रनाट्य लिखा और उसको बाद में जो है दुर्गापुर में थिएटर कम्यून के द्वारा इसको बैले के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था। और फिर आगे देखते हैं कि टेली सीरियल बना। आप जानते हैं कि सत्यजीत राय जी ने स्वयं जो है सदगति पर जो है फिल्म आया था। और फिर बात आती है हमारे ये उकाउरी कथा की। मृणाल सेन जी ने स्वयं उसको जो है बांग्ला और हिंदी में जो है डबल वर्जन फिल्म बनाई थी, कफन पर ओकाउरी कथा नाम दिया था उन्होंने। और महादेवी वर्मा के चीनी भाई का उल्लेख करूंगी, जिस पर मृणाल सेन जी ने बनाई थी फिल्म नील आकाशेर नीचे। तो कई चीजें जो है हम देखेंगे कि उसका भी एक पूरा का पूरा जो है, मुझे लगता है कि एक किताब उस पर लिखी जा सकती है कि किस तरह से हम लोगों ने लिया। बांग्ला ने हिंदी के लेखकों को, हिंदी वालों ने तो लिया ही है। पूरा का पूरा मुंबई का जो पहले के अगर हम फिल्म के इतिहास को देखें तो वहां हम देखेंगे कि बांग्ला भाषियों का क्या योगदान था। मेरा केवल यहाँ पर एक ही प्रश्न रह जाता है कि हिंदी तर भाषा भाषियों, मैं केवल बांग्ला भाषियों की बात नहीं कहूंगी, उड़िया भाषियों की बात नहीं कहूंगी, तमाम जो हिंदी तर प्रदेशों में जो जिस तरह के साहित्य की रचना की जा रही है, जिस तरह की आलोचना जो है लिखी जा रही है, उन सब का भी तो स्थान होना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन रचनाकारों का भी नाम होना चाहिए। ये एक मेरा प्रश्न, लेकिन इस मंच पर मैं रख यही बात हम आपसे करते हैं। बहुत टाइम नहीं हमारे पास, एक मिनट संक्षेप में। बिल्कुल, कई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदीतर प्रांतों से भी बहुत उत्तम लेखन आए हैं और उन पर भी अलग से बात होनी चाहिए, नहीं हो रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। और मुझे उम्मीद है कि आगे से इस पर भी काम होगा। लाइडी सर बता रहे थे कि पद्मावत का अनुवाद, लेकिन मैं और लगभग 250-300 साल पहले और आगे ले चलता हूं, पहले ले चलता हूं। चर्यापद की अभी बात हुई। चर्यापद कहिए, नाथ साहित्य कहिए, सिद्ध साहित्य कहिए, यानी उस साहित्य में भी बंगाल के जो सिद्ध थे, बंगाल के जो नाथ थे, उड़ीसा के जो नाथ थे, उड़ीसा के जो सिद्ध थे, यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदी के साथ, अपभ्रंश के साथ यह जो संबंध है, यह केवल आज का नहीं है, 1947 के पहले का है और उसके बाद का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण यह है कि प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि मैं हिंदी में लिखने की प्रेरणा जो है, जब मैंने रविंद्रनाथ को पढ़ा, उनकी कहानियां पढ़ी, तब मैं हिंदी में मतलब प्रोत्साहित होकर आया हूं। बात देखिए 1909 के बाद की बात है। सवाल प्रेमचंद और रविंद्रनाथ को लेकर बहुत सारी माने बातें उठती हैं और वो कहते हैं कि एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन एक दूसरे से कैसे प्रभावित थे।
अंतिम बात जो कहना चाहता हूं पॉइंट वाइज, मैंने कहा था कि इसी 11वीं मतलब शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक हिंदी के लिए जो एक आवेग था, जो एक प्राणावेग था, जो एक संबंध था, जो एक मजबूती, एक रिश्ता था, जाहिर सी बात है कि जब वो राजभाषा बन गई तब कहीं ना कहीं उसमें एक तरह की मैकेनिकल वे ऑफ थिंकिंग जो है यानी वो आ गई। वो मतलब एक आत्मीय संबंध जो था हिंदी के साथ वो है, कुछ लोगों में है, मैं नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन पहले जनगण उसमें जुड़ा हुआ था, उसमें कुछ फर्क आया है, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आइए, अब हमने अरुण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमने हमारे 2 प्रतिभागियों से बात की, अब हम इसके बाकी 2 प्रतिभागियों से बात करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी के बंगी भूमिका, और अभी 2 हमारे प्रतिभागियों ने कुछ पॉइंट बात की। आइए हम बात करते हैं सुबोध लाड़ी साहब। ये हमने सब पुरानी बातें की, आप तो प्रोफेसर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? जो बंगाली स्टूडेंट्स हैं या हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं, क्या अभी वही है क्या जो, या ये सिर्फ अतीत की बातें हैं? बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी अभी होता जी ने कहा ना कि राजभाषा बनने के बाद जी हिंदी की गति बाधा प्राप्त हो गई और कुछ उग्र हिंदीवादी जो है वो हिंदी का सत्यानाश कर रहे हैं। रही बात, हिंदी रोजी रोटी के साथ जुड़ गई जो पहले नहीं थी। पहले वो अंतर्मन के अभिव्यक्ति की भाषा थी। रोजी रोटी के साथ जोड़ने के कारण बांग्ला भाषी हिंदी पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, केंद्रीय सरकार में काम करने वाले लोग, उनके बच्चे बंगाल के, वो हिंदी पढ़ रहे हैं बचपन से। तीसरी बात, हमारे रसोई में हिंदी घुसी हुई है। इसमें सबसे बड़ा काम हिंदी फिल्मों ने किया है। पहले न्यू थिएटर्स ने किया, कलकत्ता ने किया, बाद में बॉम्बे ने किया, और उसके पहले वो क्या कि चैतन्य देव ने किया था कृष्ण साहित्य, वैष्णव साहित्य के साथ। दूसरी, अब आइए भाषा को लेकर के, आपने एक बात की थी भाषा को लेकर। हिंदी और बांग्ला में भाषाई एकता, बहुत भाषाई साम्य है। अब जैसे मान लीजिए भोजपुरी है तो भोजपुरी में कहते हैं हम जाइब, बांग्ला में कहते हैं हम जाबो, ब भविष्य। मैथिली अब तो स्वतंत्र भाषा, मैथिली तो बहुत ही मिलती जुलती बात की करे छे की कोर छो। यहाँ की नेपाली के साथ मो जान छू हम जाबो, यानी ब भविष्य, आछ धातु, ये पूरे एकदम हिंदी और बांग्ला के। हम जब घर से निकलते हैं तो कहेंगे एक ठो पान दो, ये एक ठो, ये एगो, ये भोजपुरी का है। सारे बंगाली कहते, बस में कहते एक ठो टिकट दो। सारे बस के लोग जो है हिंदी में बोलते हैं, टूटी फूटी हिंदी। बात यह है कि हिंदी लोगों के अंतर मन में है, क्योंकि वो आवेग के साथ जुड़ी हुई है। आज के बच्चे जो हिंदी पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिए सोमा जी आदि आप लोग, हिंदी रोजी रोटी के साथ जोड़ने के बाद हिंदी से प्राध्यापन, विद्यालय में नौकरी, सब में भ्रष्टाचार घुस गया है। वह एक दुकान बन गई है। हम एक अलग विषय है। आइए अब हम इस पर अलग से बात समय कम, बहुत कम है। हम अब शेराज खान बाती साहब इसको कैसे 1 मिनट में कंक्लूड करेंगे सारी बात? ऐसा है कि सर, बहुत संख्या, आप तो हिंदी छोटी कहानी लिखने के लिए बहुत मशहूर हैं। हिंदी जो है बड़ी भाषा है, और अब हिंदी जो है देश से निकलकर विदेशों तक जा रही है, विदेशों में पढ़ाई लिखाई जा रही है, और हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। ये राष्ट्रभाषा भी हो, ये मेरी कामना है। हिंदी की बंगी भूमिका, हिंदी दिवस के मौके पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर हमने ये परिचर्चा की, और हमारा विषय हिंदी पर डायरेक्ट नहीं था, बल्कि हिंदी की बंगी भूमिका, यानी हिंदी के विकास के लिए बंगाल के लोगों ने, बंगाल के रचनाकारों ने, लेखकों ने
प्रोफेसरों ने, शिक्षाविदों ने क्या काम किया, उस पर हमारे चारों प्रतिभागियों ने बड़े अच्छे ढंग से सारी बातें रखी, सब बिंदुओं पर हमने बातचीत की। उसके जो कुछ कमज़ोर पक्ष है उनको भी हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया कि अब क्या हो रहा है। अब सारी बातें तो इतने कम समय में होना मुश्किल। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर समा बंदोपाध्याय के, प्रोफेसर अरुण होता जी के, प्रोफेसर सुब्रत लाहिड़ी जी के और जनाब शिराज खान बातिस के, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।